गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 17 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर के.जे. जॉय पासेस अवे। जो मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर हैं के.जे. जॉय, उनका देहांत हो चुका है, जो कि चेन्नई में देहांत हो गया है। जो के.जे. जॉय है इज ए नोन फॉर द फास्ट टेक्नो म्यूजिशियन इन द मलयालम फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड फॉर हिज यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कीबोर्ड इन 1917। और जो 1970s के जो टाइम में उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, कीबोर्ड जो यूज किया था, उसके लिए उनको मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में उनको टेक्नो म्यूजिशियन नाम से बुलाया जाता था। ही मेड हिज डेब्यू इन मलयालम सिनेमा इन 1975 और 1975 में वो मलयालम सिनेमा में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। A book named Gandhi, A Life in 3 campaigns launched by M.J. Akbar. The renowned author M.J. Akbar, along with the co-author K. Natwar Singh, launched a new book titled Gandhi, A Life in 3 campaigns. एक नया बुक रिलीज किया गया है जो कि M.J. अकबर और के नटवर सिंह के दोनों के द्वारा उसको लिखा गया है, जिसका नाम है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। उस बुक का नाम है, उसको रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। दिस बुक वॉज अनवेल्ड एट ए सिग्निफिकेंट इवेंट होस्टेड बाय Nripendra Mishra, chairman of the executive council of the Prime Minister Museum and Library Society at the Prime Minister Museum and Library at the प्रधानमंत्री संग्रहालय। जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा, उन्होंने इस बुक को अनवेल किया है। द बुक delves into the life and struggles of महात्मा गांधी, particularly focusing 3 pivotal mass campaigns। ये जो बुक है वो महात्मा गांधी जी जो हैं उनके जो स्ट्रगल्स और उनके लाइफ के बारे में वहाँ पर लिखा गया है, उसको फोकस किया गया है। और जो मेन फोकस है इस बुक में, जो उनका जो 3 बड़े बड़े जो कैंपेन्स, जो आंदोलन वगैरह हुए थे, उनके द्वारा जो मूवमेंट्स वगैरह किए गए थे, उसमें उसको लिखा गया है। और तीनों मूवमेंट्स कौन कौन है? जो 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उनके द्वारा किया गया था, और 1930 में जो सल सत्याग्रह हुआ था उसमें उनका वर्णन किया गया है। और जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, वहाँ पर उसको लिखा गया है। इस बुक में उसको डिस्क्राइब किया गया है। इन तीनों के बारे में उनको वहाँ से उनको बहुत ही एलाबोरेट किया गया है इस बुक में। दीपा भंडारे मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट फीमेल टू रिसीव BSI अवार्ड। दीपा भंडारे एसोसिएटेड विद श्री दत्ता कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री इन सिरोल तालुका ऑफ कोल्हापुर एमर्ज एज ए टेल राजा ऐसी क्लिंच द प्रेस्टिजियस बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड एट द सेरेमनी। जो BSI है, बसंत दाता शुगर इंस्टीट्यूट जो है, उनके द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर अवार्ड, वो इस बार दीपा भंडारे जी को मिला है, जो कि एसोसिएटेड है श्री दत्ता कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के साथ। वो एसोसिएटेड है जो कि सिरोल तालुक में है, कोल्हापुर के सिरोल तालुक में जो है श्री दत्ता कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, वहाँ से वो एसोसिएटेड है उसके साथ। द अवार्ड कॉन्फर्ड बाय BSI चेयरमैन शरद पवार। और ये अवार्ड जो है कॉन्फर्म किया गया था, जो BSI के चेयरमैन है शरद पवार जी के द्वारा इसको कॉन्फर्म किया गया था। मार्क्स ए हिस्टोरिक मोमेंट एज द भंडारे बिकम्स द ओनली वुमन इन द लॉन्ग एंड इलस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र शुगर इंडस्ट्री टू रिसीव दिस एक्कॉर्डेड। और इसी के साथ साथ जो ये जो शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, जो अवार्ड ये दिया जाता है बेस्ट एनवायरमेंट ऑफिसर का जो अवार्ड दिया जाता है, जो शुगर इंडस्ट्री में दिया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, उसके हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जो किसी वुमेन को ये अवार्ड दिया गया है, किस महिला को इस अवार्ड को रिप्रेजेंट किया गया है और उनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ईच ईयर द बसंत दाता शुगर इंस्टीट्यूट ऑनर्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय शुगर फैक्ट्रीज एम्प्लॉइज एंड फार्मर्स इन महाराष्ट्र विद अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। और इसी के साथ जो बसंत दाता शुगर इंस्टीट्यूट है, वो हर साल जो परफॉर्म करते हैं शुगर फैक्ट्रीज या एम्प्लॉइज़ वगैरह हो शुगर फैक्ट्रीज में, या फार्मर्स वगैरह हो शुगर इंडस्ट्रीज में, तो उनको इस अवार्ड से वो हर साल सम्मानित करते हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स बिकम किंग ऑफ डेनमार्क। जो क्राउन प्रिंस ऑफ फ्रेडरिक 10th बिकम द किंग सक्सीडिंग हिज मदर क्वीन मार्गरेट II, who formally abdicated after 52 years as monarch। जो डेनमार्क की जो क्वीन थी मार्गरेट II, उन्होंने फॉर्मली अब डिसाइड किया है कि वो उससे रिज़ाइन करेंगे। जो क्वीन का उनका जो मोनार्क है उससे वो उन्होंने रिज़ाइन किया है एज पर जो 52 साल के
52 साल के उस मोनार्क के बाद उन्होंने शासन करने के बाद उन्होंने फॉर्मली डिसाइड किया है कि उसको वो रिजाइन करेंगे। और इसी के साथ साथ जो क्राउन प्रिंस है फ्रेडरिक 10 उनको डेनमार्क का नया किंग चुना गया है और वो अपने मदर को सक्सीड करेंगे। 83-year-old मार्गरेट इज द फर्स्ट डेनिश मोनार्क टू वॉलंटरी रिजाइन द थ्रोन इन नियरली 900 से। और जो मार्गरेट 2 है वो पहली डेनिश मोनार्क है जिन्होंने वॉलंटरी इस पोस्ट को उन्होंने रिजाइन किया है इस पोस्ट से। ऑस्ट्रेलियन बोर्न मैरी इज द फर्स्ट कॉमनर टू बिकम द क्वीन ऑफ डेनमार्क। और जो ऑस्ट्रेलिया बोर्न मैरी है जो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक की जो वाइफ है वो अब क्वीन बनेगी डेनमार्क की। मध्य प्रदेश क्लींस ओवरऑल चैंपियनशिप इन इनागुरल ड्यू बीच गेम्स 2024। जो मध्य प्रदेश है एमआर द अनडिस्प्यूटेड ओवरऑल चैंपियन एट द फर्स्ट एवर बीच गेम्स 2024 होस्टेड बाय ड्यू। जो पहला फर्स्ट एवर बीच गेम जो होता है इंडिया का पहला जो बीच गेम होता 2000 जो कि ड्यू में उसको होस्ट किया गया था, वहाँ पर मध्य प्रदेश जो है ओवरऑल चैंपियन वहाँ पर बना है। मध्य प्रदेश सिक्योर्ड एन इम्प्रेसिव टोटल ऑफ 18 मेडल्स इंक्लूडिंग 7 गोल्ड। और इसी साथ मध्य प्रदेश में उन्होंने टोटल 18 मेडल जीते हैं जिसमें वहाँ पर 7 जो मेडल थे वो गोल्ड मेडल थे। द कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज द ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड घोगला बीच इन ड्यू। और ये जो कंपटीशन है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड जो घोगला बीच है वहाँ पर उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। द इवेंट्स ऑफ 1400 फॉर एथलीट्स फ्रॉम 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंगेजिंग इन वेरियस डिसिप्लिन्स। और इवेंट में 1404 एथलीट्स जो कि 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से जो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे इस कंपटीशन में। महाराष्ट्र सिक्योर 14 मेडल्स विद 3 गोल्ड्स। जो सेकंड पोजीशन पर था वो महाराष्ट्र था जिसमें उन्होंने 14 मेडल्स जीते हैं जिसमें 3 गोल्ड शामिल है। और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु उत्तराखंड और जो होस्ट है दादरा नगर हवेली और दमन दीव उन्होंने टोटल 12 मेडल जीते थे और तीनों तीसरे स्थान पर रहे हैं, जॉइंट विनर रहे हैं तीसरे नंबर पर। द इवेंट शोकेस डाइवर्स रेंज ऑफ स्पोर्ट्स एंड द डेब्यू ऑफ बीच बॉक्सिंग मेकिंग हिस्टोरिक माइलस्टोन इन इंडिया एथलेटिक्स। और इंडिया के एथलेटिक्स जर्नी में ये पहली बार जो है बीच बॉक्सिंग भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था और वहाँ पर बीच बॉक्सिंग जो है उन्होंने उस इवेंट ने वहाँ पर डेब्यू किया था। रियल मैड्रिड विंस अगेंस्ट बार्सिलोना इन स्पेनिश सुपर कप। जो स्पेनिश सुपर कप है वहाँ पर रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराकर उसमें चैंपियन बने हैं। स्पेनिश सुपर कप वाज टुक प्लेस इन रियाद सऊदी अरेबिया। ये जो स्पेनिश सुपर कप है वो रियाद सऊदी अरेबिया के रियाद में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सुपर कोपा डी एस्पेना और स्पेनिश सुपर कप इज एन एनुअल क्लब टूर्नामेंट इन स्पेनिश फुटबॉल। और ये जो स्पेनिश सुपर कप है वो एक एनुअल क्लब टूर्नामेंट है जो कि स्पेनिश फुटबॉल के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। बार्सिलोना द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द कंपटीशन विद 14 टाइटल्स। अब बार्सिलोना जो है मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इस कंपटीशन में जिन्होंने 14 टाइटल्स जीते हैं, 14 बार इस टूर्नामेंट को जीता है उन्होंने। इट इज कॉन्टेस्टेड बिटवीन 4 टीम्स विच इंक्लूड द विनर्स एंड रनर्स ऑफ कोपा डेल रे एंड ला लीगा। और ये जो कॉन्टेस्ट ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है वहाँ पर 4 टीम पार्टिसिपेट करते हैं जो कि विनर्स और रनर्स अप रहते हैं कोपा डेल रे के और ला लीगा। ये जो 2 टूर्नामेंट है वहाँ के जो विनर और रनर्स अप होते हैं, जो फाइनलिस्ट टीम जो होते हैं वो चारों वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इस टूर्नामेंट में। एक्स अयोध्या इंडिया थाईलैंड फर्स्ट naval एक्सरसाइज कनेक्ट टू अयोध्या। The Indian Navy and Royal Thai Navy joined forces for the maiden bilateral exercise named Ex Ayutthaya in December 2023। जो इंडियन नेवी और जो रॉयल थाई नेवी है थाईलैंड का, वहाँ उन दोनों ने एक अपना पहला बायलैटरल एक्सरसाइज जो नेवी का है उसको उन्होंने कंडक्ट किया था दिसंबर 2023 में उसको कंडक्ट किया था जो उसका नाम है एक्स अयोध्या। और ये पहला नेवी एक्सरसाइज इन दोनों के कंट्री के द्वारा। द इंडिया थाईलैंड नावल एक्सरसाइज सिंबलाइज द इनविंसिबल स्पिरिट एंड कल्चरल टाइज बिटवीन अयोध्या एंड अयोध्या थाईलैंड। और ये जो नेवल एक्सरसाइज था वो सिंबलाइज करता है जो कि स्पिरिट और कल्चरल टाइज दोनों के बीच में दिखाता है, जो कि इंडिया का जो अयोध्या है वहाँ से और जो अयोध्या है थाईलैंड उन दोनों को कनेक्ट करता है कल्चरली और स्पिरिचुअली। एक्स अयोध्या ट्रांसलेट टू द इनविजिबल वन एम्फसाइजिंग द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन अयोध्या एंड अयोध्या। जो एक्स अयोध्या है उसका मीनिंग है वो इनविजिबल वन है जो कि हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंक्स प्रोवाइड करता है अयोध्या और अयोध्या के बीच में। द इंडियन नावल शिप्स कुलिस एंड
INLCU 56 एंगेज इन द इनाग्रल एडिशन। और ये जो इनाग्रल एडिशन हुआ था, जो इंडियन नेवल शिप्स थे कुलिस और INLCU 56 उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और थाईलैंड की तरफ से हिज थाई मैजेस्टी शिप प्रचुआप खीरी खान उसको रिप्रेजेंट किया गया था रॉयल थाई नेवी के द्वारा। महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व अचीव्स माइलस्टोन एज इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। जो पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में है, मेड हिस्ट्री बाय सिक्योरिंग रिकॉग्निशन एज द इंडियाज इनागुरल डार्क स्काई पार्क मार्किंग द पोजीशन एज द 5th इन एशिया। जो पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, वो इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बना है और एशिया का वो 5th डार्क स्काई पार्क है। The International Union for Conservation of Nature recognized the intrinsic value of the night sky as a natural, cultural and historical research played a pivotal role in commencing this research। जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है वो इसको वहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है। इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इज एज द हेनले डार्क स्काई रिजर्व इन लद्दाख। और इंडिया का जो पहला डार्क स्काई रिजर्व है वो हेनले डार्क स्काई रिजर्व है, जो कि लद्दाख में मौजूद है। पेंच टाइगर रिजर्व में थोड़ा देख लेते हैं। द रिजर्व इज लोकेटेड इन द साउदर्न रीचेस ऑफ सतपुरा हिल्स इन द सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड कंटिन्यूज इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एज ए सेपरेट सेंचुरी। और ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो साउदर्न रीज में है, सातपुरा हिल्स से लेकर सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश के, और ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है, कंटिन्यू हुआ है ये, जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अलग नाम से भी जाना जाता है। इट इज नेम आफ्टर द पेंच रिवर विच फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ थ्रू द रिजर्व। और इस रिजर्व के बीचों बीच में पेंच नदी जो बहती है उसके नाम से इसको पेंच रिजर्व बोल के भी इसको नाम दिया गया है। इट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ द इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क एंड पेंच मोगली सेंचुरी एंड बफर। और ये जो पेंच रिजर्व है वहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क भी है और पेंच मोगली सेंचुरी भी वहाँ पर मौजूद है, उनको मिलाकर इसको पेंच रिजर्व बोलकर कहा जाता है। द एरिया ऑफ द पेंच टाइगर रिजर्व एंड द सराउंडिंग एरिया इज द रियल स्टोरी एरिया ऑफ रुद्रयार्ड किपलिंग्स फेमस द जंगल बुक। जो रुद्रयार्ड किपलिंग का जो फेमस बुक था जो जंगल बुक, उसको इस यहाँ से ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है उसके एरिया को देखकर ही वो इंस्पायर हुए थे। द एरिया इज स्पेशली फेमस फॉर लार्ज हॉर्ड्स ऑफ चित्तल, सांबर, नीलगाई, गौर एंड वाइल्ड बोर। ये जो एरिया है वो फेमस है, जो चित्तल, सांबर, नीलगाई इनके लिए बहुत ही फेमस है ये जो एरिया है। और द की प्रेडेटर्स इज द टाइगर फॉलोड बाय लेपर्ड, वाइल्डिंग्स एंड वुल्फ। और जो वहाँ पर की प्रेडेटर्स है वो टाइगर हैं और लेपर्ड्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं, डॉग्स और वुल्फ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो की प्रेडेटर है जो उनका मेन एनिमल है वो टाइगर है। There are over 325 species of resident and migratory birds including the Malabar pied hornbill, Indian pitta, osprey, grey-headed fishing eagle, white-eyed buzzard etc. और वहाँ पर 325 से भी ज़्यादा जो इंडियन और माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। यूनियन मिनिस्टर अजय भट्ट फ्लैग्स ऑफ अस्त्र मिसाइल फॉर IAF डिलीवरी। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है अजय भट्ट, उन्होंने हिस्ट्री मूवमेंट जनवरी 14 को फ्लैग ऑफ किया है, जो इंडियनली डेवलप किया गया है अस्त्र एयर टू एस मिसाइल को उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है इसको। द सेरेमनी टुक प्लेस एट द कांचनबाग यूनिट ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड इन हैदराबाद। और ये जो सेरेमनी हुआ था वो भारत डायनामिक लिमिटेड जो हैदराबाद में है वहाँ पर उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। द अस्त्र मिसाइल ए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये जो अस्त्र मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है और ये डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDO के द्वारा, और जो मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया है। द अस्त्र ऑफेंस सिस्टम बूस्ट ऑन पैरेलल कैपेबिलिटी इट्स कैटेगरी विथ रिमार्केबल रेंज एक्सटीडिंग 100 किलोमीटर। और उसका जो रेंज है इस अस्त्र मिसाइल का वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है इसका रेंज। ऑक्सफोर्ड साइंटिस्ट इनिशिएट्स फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ डेडली निपा वायरस वैक्सीन। Researchers at the University of Oxford in the United Kingdom have commenced the first in human vaccine trials for the deadly Nipah virus। जो निपा वायरस है उसके लिए जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पहली बार ह्यूमन में इस वैक्सीन को ट्रायल किया है। जो निपा वायरस के लिए उन्होंने जो वैक्सीन बनाए हैं उसको पहली बार ह्यूमन के ऊपर उसको ट्रायल किया गया है, इंसानों के ऊपर उसको ट्रायल किया गया है।
द ट्रायल्स विल बी कंडक्टेड ऑन 51 इंडिविजुअल्स एज्ड 18 to 55 एंड आर लेड बाय द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप। और ये जो ट्रायल्स है वो 51 लोगों पर उसको ट्रायल किया गया है, जो कि 18 से 55 साल के बीच में वो लोग हैं, जो उनका जो एज ग्रुप है वो 18 से 55 के बीच में है। और टोटल 51 लोगों को ऊपर इसको ट्रायल किया गया है। और ये जो है वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप की तरह उसको ऑर्गेनाइज किया गया है और उसको कंडक्ट किया गया है। द एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन नेम CHAdOx1 Nipah B aims to combat the Nipah virus, a highly lethal disease with a fatality rate approximately 75%। और ये जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है उसका नाम जो है CHAdOx1 Nipah B नाम से उसको नेम किया गया है। और ये जो निपा वायरस है वो बहुत ही एक डेडली डिजीज है, जिसको जो उसका फैटेलिटी रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 75% उसका फैटेलिटी रेट है। द निपा वायरस हैज बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक्स इन सेवरल एशियन कंट्रीज सच एज सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश एंड इंडिया। और ये जो निपा वायरस है वो साउथ एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर उसको पाया जाता है, जो कि सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडिया ये सब जगह पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड फ्रूट बैट्स एज कैरियर्स ऑफ द निपा वायरस। और जो फ्रूट्स बैट्स है वो कैरियर हैं जैसे निपा वायरस के, जो निपा वायरस को कैरियर करते हैं, उनके थ्रू जो निपा वायरस है वो फैलता है। द निपा वैक्सीन प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू रन ओवर द नेक्स्ट 18 months विद रिसर्चर्स एंटीजन फॉर द ट्रायल्स इन ए निपा अफेक्टेड कंट्री। और ये जो निपा वैक्सीन का जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो नेक्स्ट 18 मंथ तक 1-1.5-2 साल तक उसको कैरी किया जाएगा, उसको रन किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। और जो रिसर्चर्स बने हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो निपा अफेक्टेड कंट्रीज वगैरह हैं वहाँ पर भी उसको ट्रायल किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन ऑन NH-63 मुंबई गो नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड। स्टील स्लैग रोड्स बिल्ड इन यूजिंग स्टील स्लैग बाय ए प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन। ये जो स्टील स्लैग रोड्स हैं वो जो बाय प्रोडक्ट है स्टील प्रोडक्शन का, उसमें से जो निकलते हैं वहाँ पर उससे इसको बनाया जाता है। और जो नेशनल हाईवे है NH-66 जो मुंबई गोवा नेशनल हाईवे है उसको उसमें जो किया गया था वो उसको इनागुरेट किया गया है। जो स्टील स्लैग रोड है उसमें जो तैयार किया गया था NH-66 में उसको इनागुरेट किया गया है। स्टील स्लैग रोड्स आर ग्रीन टेक्नोलॉजी दैट कैन ऑफर द सस्टेनेबल एंड ड्यूरेबल रोड नेटवर्क। तो ये जो स्टील स्लैग्स रोड है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करती हैं और वो सस्टेनेबल और ड्यूरेबल रोड नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छा रोड नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू। स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी डेवलप बाय CISR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट is transforming the waste of steel industries into wealth and is helping the National Highways Authority of India to build stronger and eco-friendly national highways in the country। जो स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी है वो डेवलप किया गया था CISR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको डेवलप किया गया था। और जो स्टील इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है उनको बहुत ही हेल्प किया जाता है, जिससे जो रोड्स वगैरह हैं जो नेशनल हाईवेज वगैरह है वो स्ट्रॉन्ग रहे और काफ़ी इको फ्रेंडली भी रहे लोगों के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इको फ्रेंडली है और हम एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान ना हो, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। JSW Steel under the CISR CRRI technological guidance has constructed the 1 kilometer long 4-lane steel slag road section on Indrapur Panvel section of NH-63 मुंबई गोवा। और ये जो JSW Steel है उन्होंने CISR CRRI के टेक्नोलॉजी गाइडेंस की मदद से 1 किलोमीटर लॉन्ग का है जो कि 4 लेन है स्टील स्लैग रोड उन्होंने बनाया था, जो कि इंदिरापुर पानवेल सेक्शन जो है NH-63 मुंबई गोवा इंदिरापुर पानवेल सेक्शन में उसको 1 किलोमीटर के रेंज में उसको बनाया गया था और उसको JSW स्टील ने बनाया था। जो कि गाइडेंस वगैरह है वो CISR CRRI के द्वारा उसको प्रोवाइड किया गया था। इन जून 2022 सूरत इन गुजरात बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट ए प्रोसेस स्टील स्लैग रोड। और जून 2022 में जो सूरत है गुजरात में वो पहला सिटी है जो कि इंडिया का जिनको प्रपोज किया गया है और उसको प्रोसेस किया गया है स्टील स्लैग रोड बनाने के लिए। स्लोगन एम्बलम एंड मास्कॉट्स ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स अनवेल्ड। 9th एशियन विंटर गेम्स ऑल्सो नोन एज हार्बिन 2025 विल बी हेल्ड इन हार्बिन चाइना फ्रॉम February 28 to March 9, 2025। जो 9th विंटर गेम्स है वो
हर्बिन चाइना में उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा और वो फरवरी 28 से मार्च 9 के बीच उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि 2025 में उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द गेम स्लोगान इज ड्रीम ऑफ विंटर लव एवं एशिया। और जो स्लोगान है उस जो 9th एशियन विंटर गेम्स का जो स्लोगान है वो ड्रीम ऑफ विंटर लव एवं एशिया उसको रखा है, जो गेम स्लोगान है उसका। और जो मास्कट्स वहाँ पर 2 मास्कट्स रिलीज किए हैं जो कि बिन और नीनी के नाम से उनको लॉन्च किया गया है। और ये जो बिन और नीनी है वो एक साइबेरियन टाइगर कॉप से जो कि इंस्पायर्ड हुए हैं रियल टाइगर कॉप से, जो कि बॉर्न इन द हेलोंगजियांग साइबेरियन टाइगर पार्क। जो हेलोंगजियांग साइबेरियन टाइगर पार्क है वहाँ पर जो 2 साइबेरियन टाइगर कॉप थे उनसे इंस्पायर होकर इस मास्कट को बनाया गया है। द ऑफिशियल एम्बलम नेम ब्रेक थ्रू क्रिएटिवली ब्लेंड्स चाइनीज कल्चर एलिमेंट्स विथ ओलंपिक सिंबल। और जो ऑफिशियल एम्बलम है वो ब्रेक थ्रू उसका नाम रखा गया है, जो कि दिखाता है चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, वो ओलंपिक सिंबल के साथ उसको बनाया गया है। अच्छी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। रोहित शर्मा द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम adds his name in the record books by becoming the first man player to feature in 150 T20 इंटरनेशनल मैचेज। जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और जो पहले मेंस प्लेयर बने हैं जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस में किसी टीम को रिप्रेजेंट किया है। दिस माइलस्टोन वाज अचीव्ड ड्यूरिंग द सेकंड T20 अगेंस्ट अफगानिस्तान तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम। जो माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है वो जो दूसरा T20 हो रहा था अफगानिस्तान के खिलाफ होलकर स्टेडियम में, वहाँ पर उन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव किया है। ऑस्ट्रेलिया शॉन मार्श ए रिनोड नेम इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट है अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ स्पोर्ट। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है शॉन मार्श, उन्होंने रिसेंटली अपना अनाउंसमेंट जो रिटायरमेंट है उसको अनाउंस किया है, जो कि हर एक स्पोर्ट से जितने भी क्रिकेट इवेंट्स हैं वहाँ से वो रिटायरमेंट लेंगे। बर्नार्डो अरिवेलो वाज ऑफिशियली सोन इज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला ऑन जनवरी 15, 2024। जो बर्नार्डो अरिवेलो है उन्होंने ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट्स के रूप में उन्होंने सोन इन किया है, जो ओथ है उसको सोन इन किया है। वाइस एडमिरल एन प्रमोद एज्यूम द पाइवटल रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल नावल ऑपरेशन ऑन जनवरी 15, 2024। जनवरी 15, 2024 को जो वाइस एडमिरल एन प्रमोद हैं उन्होंने एज्यूम किया है अपना जो नया रोल है डायरेक्टर जनरल ऑफ नावल ऑपरेशन, वहाँ के उसका रोल को उन्होंने रिसेंटली एज्यूम किया है। रिसर्चर ऑफ केरला यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड ए नैनो पाउडर विथ वाटर प्यूरिफिकेशन कैपेबिलिटी दैट यूजेस ओनली सनलाइट टू पावर इटसेल्फ। जो केरला यूनिवर्सिटी के रिसर्च हैं उन्होंने एक नया पाउडर को, जो एक नैनो पाउडर को डेवलप किया है जिससे वाटर जो है, जो पानी जो है उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है। और ये जो पाउडर है वो सनलाइट की मदद से ही खुद को पावर करता है और उसको चार्ज करता है खुद को। द सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन इनागुरेटेड इन दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑर्गेनाइज्ड बाय द साइंस इंडिया फोरम एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फ्रॉम जनवरी 13 to 15। जो सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन है उसको इनागुरेट किया है दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, इसको इनागुरेट किया गया है और ये ऑर्गेनाइज किया गया है साइंस इंडिया फोरम और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है और ये जनवरी 13 से 15 के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो थीम था इस साल का वो नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष। इस साल का जो थीम था वो नॉन कम्युनिकेबल क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुष इस साल का थीम था वहाँ पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।